वेलकम है दोस्तों। आज शुरू करते हैं हम लोग हिस्ट्री के अपनी टॉपिक मौर्य साम्राज्य, जो मौर्य कालीन से बात होगी या मौर्य काल के बारे में। ठीक है, इस टॉपिक को भी हम लोगों ने अच्छे से कवर किया हुआ था। अब आज देखेंगे कि कुछ ऑनलाइन के क्वेश्चन क्या बने हुए थे और फिर देखेंगे कुछ ऑफलाइन के क्वेश्चन। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन रहेंगे, वीडियो जितनी भी 15-20 मिनट 25 मिनट जो भी रहेगा, उसको अच्छे से हम लोग वॉच करेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस टॉपिक को पढ़ लिया कीजिए। ठीक है, अगर आप पढ़ लेंगे तो 2-3 बार पढ़ने के बाद ये चीज़ फिट हो जाएगी माइंड में। ठीक है, और काफ़ी अच्छे से जितना टॉपिक आपने पढ़ा है वही आपको प्रैक्टिस कराया जा रहा है। ये बड़ा अच्छा है। ये काम 10 मई तक चलेगा। ठीक है, तो आज हम लोग लगभग तीसरी टॉपिक बौद्धकालीन का, बौद्ध का हो गया है, मगध साम्राज्य का हो गया, मौर्य काल का आज हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य कब पैदा हुए थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए पहले क्वेश्चन कुछ और पूछता था, आजकल ईयर्स के बारे में जो पूछा जा रहा है कि कौन से समय में कब पैदा हुए थे, तो ये सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है। ठीक है, और जब आप देखते हैं तो किताबों में भी मोस्टली जिक्र नहीं मिलता है। ठीक है, उनके काल के बारे में तो बातें होंगी कि इतने से लेके इतने तक इनका काल था, लेकिन जन्म के बारे में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है बुक में। ठीक है, तो आप इन बातों को थोड़ा ध्यान दिया कीजिए। तो देखिए कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म हुआ था वो 340 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य का काल। देखिए ये मैंने आपको बताया था कि इनके वंश का कार्यकाल कब तक का था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का तो 322 से 298 ईसा पूर्व। ठीक है, किस वंश तक इनका? मौर्य वंश का था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक, 322 से 298। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया चंद्रगुप्त मौर्य ब्लैंक दिया कि प्रबल अनुयायी थे। तो यही तो थे जो अपने जब इनके मृत्यु का टाइम था, या कह सकते हैं जब अंतिम दिनों में जीवन के, श्रवणबेलगोला कर्नाटक में चले गए थे। तो जैन धर्म थे, भद्रभाव से शिक्षा लिया वहाँ पे। ठीक है, तो जैन धर्म को इन्होंने अपना लिया था, इसीलिए जैन धर्म के ये अनुयायी भी थे। ठीक है, और देखिएगा, देखिए क्वेश्चन है बिंदुसार किसका पुत्र था। सिंपल सा है, चंद्रगुप्त का था। ठीक है, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इन्हीं का सीक्वेंस आता है बिंदुसार का। ठीक है, तो बिंदुसार किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अशोक महान जो थे उनका वो किस वंश से थे। सिंपल सी बात है कि वो मौर्य वंश से तो थे ही। कार्यकाल इनका भी ध्यान रखिएगा, 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व। ठीक है, अशोक किस राजवंश के राजा थे? देखिए 2-3 बार घुमा लिया था, मौर्य वंश के। ठीक है, फिर देखिए एक क्वेश्चन और अशोक से रिलेटेड है, कलिंग का युद्ध कब हुआ था? बोला था ना कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनेगा, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आज भी पूछे जाते हैं। आज क्वेश्चन सिंपल हो गया है। ठीक है, लेकिन आज भी कलिंग का युद्ध क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखिए 261 ईसा पूर्व। फिर देखिए अर्थशास्त्र ने लिखा तो चाणक्य ने लिखा, ये बात आपको याद है। चाणक्य को क्या नाम से जाना जाता है? कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर देखिए चट्टानों को काट कर बनाई गई सबसे पुरानी वास्तुकला ब्लैंक में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? बिहार में पाई जाती है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, अच्छा है, ऑनलाइन में पूछा गया हो। ठीक है, चट्टानों को काट कर बनाई गई सबसे पुरानी वास्तुकला बिहार में पाई जाती है। फिर देखिए नेक्स्ट है सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने कराया था? तो आपको पता है कि सांची का स्तूप ये सब चर्चा में मौर्य कालीन टाइम में ही था। ठीक है, तो मौर्य राजवंश। फिर देखिए सांची के बौद्ध स्मारक मध्य प्रदेश। ये पॉइंट मैंने 2-3 बार आपको बता दिया है और आप इसको ध्यान रखिए। ठीक है, सांची का बौद्ध स्मारक मध्य प्रदेश। फिर देखिएगा लिखा है कलिंग, धौली, भाब्रू, जौगढ़ में से अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख मिलता है? तो भाब्रू में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, भाब्रू चर्चा में रहता है। तो याद रखिए अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख मिलता है? भाब्रू अभिलेख में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सम्राट अशोक के समकालीन श्रीलंका के शासक कौन थे? ये देखिए मैंने शायद ये लाइन बताई कि नहीं, लेकिन इस लाइन को आप ध्यान रखिएगा। सम्राट अशोक के समकालीन श्रीलंका के शासक थे तिश। ठीक है, तिश। फिर देखिए मौर्य काल में भूमि, खान, चारागाह, वाणिज्य में से किस विषय पर सिर्फ राज्य का ही अधिकार था? तो खान कुछ रहा होगा, खान। ठीक है, खान कुछ चीज़ें कुछ होंगी, जैसे कोयले का खान, ऐसे कुछ खान टाइप का होगा। ठीक है, तो मौर्य काल में इस विषय पर राज्य का ही अधिकार था। ठीक है, खान पे। ठीक है,
तो इस ऑनलाइन से आप समझने की कोशिश करिएगा कि जितना पढ़ रहे हैं वो इनफ नहीं, उसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे तो चंद्रगुप्त मौर्य के थे, ये तो सिंपल सा हो गया। फिर मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध, ये भी आपको पता है, अशोक के पहले नाम के पहले महान लगता है, तो वही सबसे प्रसिद्ध और शासक भी थे। फिर नेक्स्ट देखिएगा, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में, तो आपको ये मैंने बताया था, प्राकृत और ब्राह्मी भाषा में लिखी गई हुई है, ठीक है। चाणक्य का दूसरा नाम आपको पता है, विष्णुगुप्त है। फिर देखिए, अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई है, मैंने आपको डिटेल दिया था कि अर्थशास्त्र क्या लिखा है, राजनीति पे लिखा गया है। इसको ये ना ध्यान रखिएगा कि अर्थशास्त्र तो इकोनॉमिक्स पे है, ठीक है, ये अर्थशास्त्र पॉलिटिक्स पे लिखा गया था, ठीक है। आइए बढ़ते हैं, और भी ऑनलाइन के क्वेश्चन इसमें कलेक्ट है, देखिएगा। विश्व के इतिहास में एकमात्र राजा कौन था जिसने कलिंग युद्ध जीतने के बाद विजय त्याग दी थी। आपको पता है कलिंग युद्ध बहुत चर्चा में कब था, अशोक के काल में, ठीक है। इसी के बाद इन्होंने, इनका हृदय परिवर्तन हो गया था। और कलिंग जो युद्ध का जिक्र है अशोक के 13वें अभिलेख में है, याद रखिएगा, ठीक है। सारनाथ स्तंभ का चक्र किसे इंगित करता है, तो आपको पता है प्रगति को, मतलब कि कार्य करने की प्रोग्रेस को दिखाता है, ठीक है, सारनाथ स्तंभ का चक्र। फिर देखिए, सारनाथ स्तंभ के ऊपर रखे हुए शेर, जिन्हें हम अपने नोटों पर देखते हैं, वास्तविकता में किस पदार्थ की नक्काशी है, तो पत्थर का ही तो बना है, ठीक है। किसका बना, पत्थर का ही बना हुआ है, ठीक है। फिर देखिए, कुछ क्वेश्चन और भी पूछे गए हुए हैं कि मौर्य वंश के ऐसे कौन से शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुँचाए। मोस्ट आपको याद है कि हर बार अशोक ने ही क्या किया, अभिलेखों द्वारा किया, और लोगों ने भी है, लेकिन ये चर्चा में, क्योंकि इन्होंने शायद 14-15 अभिलेख इन्होंने लिखे, या इनके कार्य में 14 से 15 अभिलेख मिलते हैं, और भी ना जाने कितने रहे होंगे। फिर देखिए, मौर्य साम्राज्य की राजधानी सबको पता है, पाटलिपुत्र, ठीक है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र। आइए कुछ ऑफलाइन परीक्षा प्रश्न पत्र 2006, 2015, फिर ऑनलाइन परीक्षा प्रश्न पत्र, इसमें कुछ रहेंगे, ठीक है। सब अब लगता है ऑफलाइन के क्वेश्चन। आइए देखते हैं। फिर भी, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था, तो आपको क्लियर है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने ही बढ़िया सा युद्ध लड़ा और बढ़िया से प्लानिंग करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, तो यूनानियों को भगाने वाला यही था, ठीक है। कुछ फैक्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट है कि नहीं। आइए कुछ चीज़ें हैं, ले लेते हैं। देखिए, जितना आपने पढ़ा है सब रिवाइज हो जाएगा इसमें, तो मोस्ट इसको बहुत अच्छे से आप देखिए, ठीक है। जैसे यूनानियों को भारत से बाहर निकालने का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। 305 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य हुए युद्ध के उपरांत हुई संधि के फलस्वरूप सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अपनी पुत्री के विवाह में दहेज के रूप में एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिमा और पेरिपेमिसदाई के क्षेत्रों को दिया था। तो किससे हुआ था उसकी विवाह, उसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य का सेल्यूकस के, ठीक है, सेल्यूकस की पुत्री से। और बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, अभी मैंने कुछ देर पहले बोला था इस क्वेश्चन में, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ पे गुजारे थे, तो आपको पता है इसका आंसर क्या है, श्रवणबेलगोला। आपको मैंने पहले भी इसके बारे में बताया हुआ है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आइए कुछ लाइनें भी इसमें हैं, सुन लेते हैं, पेपर में हमेशा पूछा जाता है। जैन लेखों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम चरण में अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन छोड़कर जैन साधु भद्रबाहु इम्पॉर्टेंट के साथ श्रवणबेलगोला, मैसूर, कर्नाटक चले गए और यहीं इसने अपने शरीर को त्याग दिया था, और जैन धर्म की संलेखना पद्धति इसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये फैक्ट आप याद रखिए, कई बार चर्चा हो चुकी है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था, आपको बताया था ना कि इसके बाद जो चर्चा में आए थे बिंदुसार ही थे चंद्रगुप्त मौर्य के बाद, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, कुछ लाइनें इनके बारे में। तो आइए देखें कुछ फैक्ट इनके बारे में भी। बिंदुसार सम्राट, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, बहुत सिंपल था। बिंदुसार का एक जो नाम और था वो अमित्रघात था, ठीक है, अमित्रघात। फिर यूनानी इतिहासकार उसे अमिनोचेटस के नाम से पुकारते थे। आप ये याद रखिए इसमें कि ये तो बिंदुसार पुत्र था किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का, और अमित्रघात इसका नाम भी एक था बिंदुसार का। फिर देखिए बिंदुसार का पुत्र कौन था, अब देखिए बिंदुसार का पुत्र पूछा जा रहा है तो अशोक था। सीक्वेंस याद रखिए, पहले चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार का पुत्र अशोक, ठीक है, कुछ सीक्वेंस यहाँ पे, ठीक। फिर देखिए बिंदुसार के शासन, ठीक है, के दौरान अशांति कहाँ थी। अब इनका ये फैक्ट हम लोगों ने पढ़ते हुए निकल गए होंगे, हमें ध्यान नहीं रहा होगा, ठीक है। अब हम जो चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं उस पर देखिए। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी, तो तक्षशिला में थी।
याद रखिए जब भी मौर्य साम्राज्य की बात होती है तो तक्षशिला हर बार करेक्ट है, ये चर्चा में बहुत रहा है। आइए कुछ जानते हैं क्यों था ऐसा। चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी एवं उसके पुत्र बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ। उसने अशोक को कुमारमात्य बनाकर वहां का विद्रोह दबाने के लिए भेजा। अशोक ने न केवल विद्रोह को शांत किया बल्कि वहां की प्रजा का प्रेम और विश्वास भी जीता, इसीलिए तो अशोक को महान कहा जाता है। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन कह रहा है अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो ये याद रखिएगा, प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन। ठीक है, ये यादगार रहा। फिर 7 नंबर इसमें एक क्वेश्चन है, देखिएगा अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना? तो ये बहुत सिंपल सा है कि कलिंग युद्ध के बाद ही सारा कुछ इनका हृदय परिवर्तन और सारे काम इनसे हुए थे। कुछ लाइनें इसमें, ठीक, देखिए अशोक के प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन कलिंग युद्ध की घटना के बाद आया। ठीक है, कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक द्वारा भेदी घोष की नीति का त्याग कर धम्म घोष की नीति अपनाई गई। तो याद है कि कलिंग युद्ध के बाद धम्म घोष धर्म की नीति। ठीक है, आइए देखते हैं। और निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देव नाम प्रियदर्शी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राजा अशोक। ठीक है, आपको पता है राजा अशोक, ये फैक्ट हम लोगों ने याद किया हुआ है और इनके अभिलेखों में इस चीज़ की चर्चा मिलती रहती है। ठीक है, तो राजा अशोक। आइए बढ़ते हैं। फिर देखिए इसमें जो नाम है लिखे हुए हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मौर्य सम्राट, ठीक है, अशोक के अभिलेखों में उसे देवनाम प्रिय कहा गया है, देवनाम प्रियदर्शी तथा राजा कहा गया है, आदि की उपाधि से संबोधित किया गया। मास्की, गुर्जरा, निट्टूर तथा उदय गोलम लेखों में उनका नाम अशोक मिलता है तथा पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। आपको याद क्या रखना, ठीक है, इनके अभिलेखों में इन्हें देवनाम प्रिय और देवनाम प्रियदर्शी, ये दोनों नाम किनके हैं? सम्राट अशोक के हैं। ठीक है, और क्या याद रखना है, पुराणों में उन्हें एक नाम दिया गया, वो है अशोक वर्धन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देवनाम प्रिय न के नाम से कौन विख्यात था? तो आपको पता है अशोक विख्यात हैं, तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। फिर देखिए निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? तो किसकी जानकारी मिलती है? तो आप देखिए जीवन वृत्त, इसके बारे में भी मिलती है, उनकी आंतरिक नीति भी उसमें दिखाई देती है, विदेश नीति के बारे में भी, क्योंकि उन्होंने कई लोगों को तो बाहर भेजा था, अपने पुत्रों को, क्या नाम था उनका, महेंद्र था और संघमित्रा था, दोनों को भेजा था ना इन्होंने, तो सभी विकल्प इसमें सही हैं। आइए कुछ कहानियाँ, लाइनें लिखी हुई हैं उससे हम लोग पढ़ते हैं। तो लाइनों में कुछ अगर समझ में आए तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि तीनों वर्गों में विभाजित था, शिलालेख था, स्तंभ लेख था, गुहा लेख था। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह था, 8 भिन्न भिन्न, मतलब सारे कुछ थे। ठीक है, अगर आप इस बात को याद रखिए तो सारा कुछ इसमें था। 2 बातें याद रखिए कि अशोक के अधिकांश अभिलेख जो थे वो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में थे। ठीक है, आइए देखिए क्वेश्चन। कलिंग युद्ध के बाद, ठीक है, निम्न से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? किसने उन्होंने बताया? तो यहाँ देखिए एक रॉक एडिक्ट है। ठीक है, रॉक एडिक्ट जो ये लिखा हुआ है, कितना, 13वें नंबर के हैं, 10 3 13, ठीक, 13वें नंबर के हैं। ठीक है, रॉक एडिक्ट का मतलब ही होगा, चलिए इसकी हिंदी जो होगी वो शिलालेख होगी। ठीक है, देखिए कैसा लिखा हुआ है, इंग्लिश दे दिया क्वेश्चन में, तो प्रॉब्लम नहीं लीजिएगा। ठीक है, जो शिलालेख है ऐसे बोलिए 13वें शिलालेख में। ठीक है, कलिंग युद्ध का। और कुछ, ठीक, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? आपको पता है 261 BC। ठीक है, फिर अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता? तो शिलाओं, ठीक है, शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्य देश में, ये आपको क्लियर है। किस शिलालेख राजा देश में अशोक के कलिंग? तो बहुत सिंपल, कई बार इस शिलालेख, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कलिंग युद्ध का जो उनका शिलालेख था कौन सा था? वो 13वें नंबर का अभिलेख या शिलालेख था। ठीक है, आइए, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजी गए यूनानी राजदूत था, अभी मैंने चर्चा किया है, क्या नाम था? देखिए यूनानी राजदूत कौन था? मेगस्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था यूनानी राजदूत, आपको पता है मेगस्थनीज। 15 नंबर में देखिए, मेगस्थनीज यूनानी ग्रीस शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, किसने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। आया कौन था? मेगस्थनीज आया था। ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं प्रशासन के विषय में लिखा है। ये क्वेश्चन थोड़ा आप लोग डाउट में ले जा सकते हैं आंसर, कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था, तो भेजा गया, ध्यान से सुनिए, भेजा गया यूनानी राजदूत था, तो मेगस्थनीज ही तो था। ठीक है,
आइए, भेजा किसने था? सेल्यूकस ने भेजा था। ठीक है, आइए 16 नंबर क्वेश्चन में देखिए, मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का नाम क्या था? तो आ गया मेगास्थनीज आया था। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर रखिएगा। इंडिका किसने लिखा था? मेगास्थनीज ने लिखा था। फिर देखिए अशोक ने, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन नंबर है? देखिए 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? अब इसमें जो एक लाइन है देखिए, चर्चा में कौन से थे? उपगुप्त। ठीक है, ये आंसर भी याद रखिए, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो उपगुप्त था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने जब टॉपिक डिस्कशन में लाया था तो ये सब चीज़ें हमारे पास थी और हमें बताया गया था कि दीपवंश, महावंश, ये सब क्या है? बौद्ध धर्म से ही संबंधित हैं। क्लियर रखिएगा। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से इन्होंने क्या ली थी? शिक्षा ली थी। आइए, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित है? तो ये तो बड़ा सिंपल सा है, तक्षशिला से यही तो संबंधित है। ठीक है, आचार्य चाणक्य। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए 20 नंबर क्वेश्चन में, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था? वेरी सिंपल, तक्षशिला ही तो था। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान सा है और कुछ इसमें चर्चा कर लेते हैं ताकि आपको ये फैक्ट थोड़ा जानकारी में रहे। आइए देखते हैं। देखिए, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। यहाँ विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे। यह वर्तमान इस्लामाबाद, अभी कहाँ पे? इस्लामाबाद, पाकिस्तान की राजधानी से कुछ ही दूरी पर पश्चिम में स्थित है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सैनिक शिक्षा तक्षशिला से प्राप्त की थी। चाणक्य यहीं का आचार्य था। क्लियर रखिए, वर्तमान में पाकिस्तान इस्लामाबाद में है। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के थे। कौटिल्य तो उसी टाइम में थे। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो कौटिल्य ने की थी। सिंपल सा। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे हुए? वेरी सिंपल, अभी हमने पढ़ा है कि ब्राह्मी। ठीक है, ब्राह्मी भाषा का लिखा गया है। ठीक है, तो सारा कुछ है ब्राह्मी। ठीक है, और देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, फिर देखिए, निम्न में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? मैंने ये लाइन आपको बोला था कि ये याद रखना है। जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, 1837 जेम्स प्रिंसेप ही पहली बार स्पष्ट कर पाए थे। ठीक है, जैसे इसमें कुछ जिक्र है उस चीज़ को देखते हैं। इसमें दो चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप या जेम्स प्रिंस भी याद रखिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नामक विद्वान ने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पहली बार किसी ने पढ़ा था तो वो जेम्स प्रिंसेप था। जबकि सबसे पहले 1750 में टिफिन थैलर याद रखें, टिफिन थैलर महोदय द्वारा खोजा गया था। ध्यान दो बातों का, पढ़ा गया सबसे पहले। स्पष्ट कब हुआ? 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने स्पष्ट किया था। खोज जब कही गई थी, सबसे पहले पाया जो था वो 1750 में टिफिन थैलर ने पाया था। ठीक है, बस नेक्स्ट चलते हैं। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक सिंपल है ना, जब शिलालेखों की सारी बातें अशोक के काल में तो अशोक को ही बोलेंगे। ठीक है, देखिए एक नया क्वेश्चन था शिलालेखों का जनक। ठीक है, निम्न में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था? तो इसमें देखिए एक ऑप्शन जो दिया जा रहा है कि संघ के प्रति आस्था, ये धम्म में नहीं था। कौन कौन सी चीज़ें थी? माता पिता की आज्ञा का पालन, ये था शामिल। दान पुण्य शामिल था। भ्रातृभाव शामिल था, लेकिन संघ के प्रति आस्था नहीं शामिल था। ये देखिए ऑनलाइन क्वेश्चन है, तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें कलेक्ट हैं। देखिए, धम्म में वर्णित की गई पक्षी प्राणियों की हत्या ना करना, प्राणियों की क्षति ना पहुंचाना, माता पिता की सेवा करना, भ्रातृभाव रखना, दान पुण्य करना, अल्प व्यय करना, अल्प संचय करना। धम्म में संघ के प्रति आस्था संबंधित कोई भी तत्व ऐसा वर्णित नहीं था। फिर देखिए, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? ये देखिए नया क्वेश्चन। ठीक है, स्थानिक कौन था? तो जिला प्रशासन था। जैसे आज टाइम में ना स्थानीय प्रशासन कौन सा? तो जिला प्रशासन है ना, सेम टाइम का कुछ बना हुआ था। क्या काम था? देखिए कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं। कह रहा है मौर्य वंश के शासन के इस दौरान स्थानिक जिला प्रशासन होता था। मेगास्थनीज ने नगर के प्रमुख अधिकारियों को एस्ट्रोनोमाई कहा है। उसके अनुसार जिले का अधिकारी एग्रोनोमोई था। छोड़िए, इन पे नहीं जाएंगे हम लोग। आइए, हम लोग पहुंच चुके हैं अपने टाइमिंग के क्वेश्चन के लास्ट मोमेंट तक। ठीक है, आज मौर्यकालीन आपने अच्छे से क्लियर कर दिया है। देखिए, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया?
मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? तो बी, शुंग वंश। ठीक है, ये सीक्वेंस के क्वेश्चंस हैं, सीक्वेंस में आप देख पाएंगे इसको। क्लियर है? मौर्य के तुरंत बाद कौन से वंश आए थे? शुंग वंश आया था। ठीक है, शुंग वंश। आइए फिर देखिए अब लास्ट क्वेश्चन, यहाँ देखिए शुंग वंश के बारे में थोड़ी सी जिक्र है, ये भी आप देख डालिए। इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक चर्चा करेंगे तो वहाँ हमें सब कुछ मिलेगा। ठीक है, अंतिम मौर्य सम्राट वृहद्रथ, याद रखिएगा अंतिम कौन था सम्राट? वृहद्रथ था, की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग द्वारा 184 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की गई थी। इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे शुंग वंश के बारे में। ठीक है, लेकिन आप अभी याद रखिए कि मौर्य सम्राट का अंतिम शासक वृहद्रथ था, उसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग द्वारा 184 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की गई थी। लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का, ये देखिए ऑनलाइन क्वेश्चन है 5 अगस्त 2017 का, तो सारा अपडेटेड है। ठीक है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? आ गया क्वेश्चन, वृहद्रथ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आज हम लोगों ने मौर्य समाज का या मौर्य काल का या मौर्य साम्राज्य का फिनिश कर लिया, पढ़ लिया है। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक से मिलेंगे, जिस टॉपिक को हम लोगों ने बैक डेज में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो अच्छे से कवर करते रहिए। अब वीडियोज़ आपके डिलीट भी नहीं होंगी। अच्छा, आज किसी ने बोला था कि कल के वीडियो पे कि जूम करके, तो आज मैंने पूरी कोशिश की है कि पर्याप्त तरीके से इसको आपको स्क्रीन पे दिखाया जाए, सही से दिखाया जाए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही।